पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब ये दूसरा अकाउंट है, इसमें कहां कहां से पैसे आते हैं ये हमने पढ़ा है पहले भी, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? अपना शेयर बेचते। अभी तक हम इधर देख रहे थे इनकम फ्रॉम पीएसयूज। मान लो कि एसबीआई एक बैंक है, वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एसबीआई बैंक में मान लो गवर्नमेंट के शेयर है 40%, यानी कि जो भी प्रॉफिट एसबीआई बैंक कमा रहा है 40% किसको दिया जा रहा है? सरकार को दिया जा रहा है। अब कल को सरकार का मन हुआ या सेंटर का मन हुआ कि हम ये 40% शेयर्स बेचना चाहते हैं, सीधे बेचना ही चाहते हैं, वो भी तो इनकम ही है ना, जो पैसा आएगा वो तो इनकम है ना। ये बेचने वाला इनकम जो है ये इस अकाउंट में जाता है, उसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एक था इन्वेस्टमेंट, आपने जब शेयर्स खरीदे थे किसी कंपनी के, वो आपको प्रॉफिट पे पैसा दे रहा था, वो था आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप अपने शेयर्स को ही बेच रहे हो, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो डिसइन्वेस्टमेंट जो है पैसा किस में जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने शेयर्स को बेच के जो पैसा आएगा वो किस में जाएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। और कहां से आता है? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, हम जानते कि मंथली उनकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है, फिर वो उनके फंड में जाता है, पेंशन, जिसे हम पेंशन फंड कहते हैं। ठीक है, तो वो पैसा जो है ये भी डायरेक्टली किस अकाउंट में जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पेंशन सब जानते हैं ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फिर पेंशन मिलती है एंड पे। ठीक है, तो पेंशन वो भी किस में जाते हैं? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोविडेंट फंड। ये पैसा कटता है किनके? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी से। मान लो कि अगर आपके घर पे किसी की सैलरी है 1 लाख रुपीज ग्रॉस सैलरी, उससे जो कटता है फिर, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करता है गवर्नमेंट, वहीं से उसके कुछ 500 रुपए काटता है, या ऐसी पेंशन फंड में उसमें 5000 जमा हो गए उससे, या ऐसी प्रोविडेंट फंड में उसमें और 5000 कट गए, तो सब कुछ कट के फिर आती है नेट सैलरी, जो आपकी असल में अकाउंट में फिर आती है, वो होती है नेट सैलरी, जिसको आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जो पैसा कटता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन, वो पैसा कहां जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है, तो और कहां से आ सकता है? कौन से सेविंग अकाउंट्स? हाँ, उसे कहते हैं स्मॉल सेविंग अकाउंट्स। जैसे हम बैंक में खाता खोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं। वैसे ही अकाउंट खोलता है कहां पे? पोस्ट ऑफिसेज में। वो बस इसलिए पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो ज्यादा उसमें डिपॉजिट नहीं करते। मंथली 200 रुपए आपको डिपॉजिट करना है। बैंक्स का ऐसा नहीं है ना, बैंक्स में आप 100 रुपए भी कर सकते हो, लेकिन जो ये स्मॉल से अकाउंट है ये आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है। आपका पूरा प्लान बनता है 5 साल के लिए, आई एम गोइंग टू दिस उस स्मॉल से अकाउंट में 200 रुपए अगर मंथली डाले तो 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, वहां से आपको पोस्ट ऑफिस उस पर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, लेकिन जो पैसा हम यहां से देते हैं, मान लो कि मेरा हर महीने 200 रुपीज मैं देता हूं किसको? पोस्ट ऑफिस को, मेरे अकाउंट में डालने के लिए, वो पैसा सीधा किसमें चला जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो वही हो गया स्मॉल सेविंग अकाउंट्स इन। सब्र रखो, कौन बोल रहा है? किसने पूछा? तो अभी खत्म हो गया ये। तो फिर यही बात दूसरी थी कि अब ये जो पैसा है इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कौन डायरेक्टली खर्च कर सकता है? तो यहां पे गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, एक होता है पार्लियामेंट, उसमें सब एमपी, जैसे मैंने यहां पे समझाया था एमएलएज, वो होता है असेंबली। फिर होते हैं मिनिस्टर्स अलग, वो होती है सरकार। जो मिनिस्टर्स प्लस सीएम दैट इज गवर्नमेंट। ऐसे ही सेंटर में, ठीक है, सेंटर के मिनिस्टर्स प्लस पीएम दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में क्या होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो इट्स इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे अगर आप कुछ करना होगा सीधे, इट डजंट रिक्वायर द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहां सीधे सरकार, जैसे कैबिनेट है, मोदी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है, जो 5-6 मिनिस्टर्स वहां बैठेंगे, उनका मन होगा वो कभी भी इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, और जो भी उनको करना होगा फॉर द कंट्री इनफैक्ट तो वो कर सकते हैं। वो बाउंड नहीं है पार्लियामेंट के लिए, वो उनको पार्लियामेंट से इजाजत नहीं लेनी है। उसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। फिर एक और खाता है व्हिच इज टर्म्ड एज आप प्रीमेच्योर भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा थोड़ा सा, मतलब यू विल बी इन लॉस। ठीक है, अगर आप 5 साल के बाद पूरा मैच्योर होने पर उसको निकालते हो तो अच्छा खासा इंटरेस्ट वापस मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो ना, जो आप सबमिट करते हो डायरेक्टली जाता है सेंटर
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, तो उसको यूज करते। फिर आप अचानक से बोलोगे, आप देखो आपने फॉर एग्जांपल 5 साल की पॉलिसी बनवाई, दैट मींस पोस्ट ऑफिस अब श्योर है आपके लिए, जो आप पैसा दे रहे हो 5 साल तक आप, ये हमारे पास है, यानी वो श्योरली खर्च कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर अचानक से आप मुझे पैसे चाहिए आपने, तो उनको तो अरेंज करने हैं ना आपके पैसे, क्योंकि उन्होंने दिए हुए आपके पैसे इन्वेस्ट के लिए, तो उनको अरेंज करने पड़ते, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो बहुत मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वापस देते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट इज कंटिजेंसी फंड। अब इसमें कहां से पैसे आते हैं? इनकम, इस वाले फंड से यहां पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, किसमें? कंटिजेंसी फंड में। अब यहां पे J&K में जो सेंटर है, यहां पे मिनिमम बैलेंस है, अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूं 500 करोड़ तो रहने चाहिए मिनिमम बैलेंस, 500 करोड़। अब इस फंड को कौन कंट्रोल करता है? ये पैसा किसके कंट्रोल में होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये अकाउंट कब यूज होता है? जब भी मुल्क में कभी ऐसे डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हालात, फ्लड आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, फिर बहुत ये तबाही मच जाती है किसी स्टेट में, किसी एरिया में, तब जाके प्रेसिडेंट हेल्प करता है उन स्टेट्स की बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम दिस कंटिजेंसी फंड। वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे होता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जितना चाहेगा उतना पैसा दे सकता है। ये कौन सा फंड है? कंटिजेंसी फंड। अब जो हमारा सेक्शन असल में अभी था, दैट इज जो पूरा पार्ट था हमारा सेक्शन 67, वो इसके बारे में बात करता है। बस यहां पे फर्क इतना है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट कहां है? ऑफ JKUT बनाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 67 says us about that there will be a consolidation fund of JKUT। यही पैसा यहीं से आएगा, जो स्टेट के होंगे कंपनीज यहां पे, तो पैसा वहीं से आएगा, जाएगा इस फंड में। और इसको कौन कंट्रोल करेगा? विल कंट्रोल दिस फंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। ठीक है, फिर ऐसी दूसरा अकाउंट सेक्शन 68, सेक्शन 68 वो किसके बारे में कहेगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ JNKUT, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जिसको यहां की सरकार यूज कर सकती है, जो कैबिनेट अभी या मिनिस्टर्स है, उमरुल्ला प्लस मिनिस्टर्स जो है, वो इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। पैसा सेम इन्हीं तरीकों से आएगा। ठीक है, और कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ, यहां इंडिया नहीं, यहां पे आएगा JKUT। ठीक है, फिर तीसरा फंड कंटिजेंसी फंड। ठीक है, इसमें पैसा कहां से आएगा? इस वाले फंड से, लेकिन यहां पे वहीं से नहीं बताया गया कितना पैसा, ये बोला गया ये J&K लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि कितना पैसा इससे निकाला जाएगा, फिर डाला जाएगा किसमें? कंटिजेंसी फंड में। और ये किसके कंट्रोल में रहेगा? LG के हाथ में, क्योंकि प्रेसिडेंट की जगह यहां पे कौन है? LG। सो LG विल एक्चुअली लुक आफ्टर दिस अकाउंट, दैट इज कंटिजेंसी फंड। ये कौन सा सेक्शन क्या था? सेक्शन 69। तो 67, 68, 69 कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, दिस JKUT, 67, 68 पब्लिक अकाउंट ऑफ JKUT, ऐसी कंटिजेंसी फंड ऑफ JKUT, ये कहते हैं 69 सेक्शन। देखिए सेक्शन 67, there shall be a consolidated fund of UT of J&K, consolidated fund of UT of J&K, which will be in control of J&K Legislative Assembly, which will be in control of J&K Legislative Assembly, and it will be having income from, तो पॉइंट्स में लिखेंगे आप इनकम कहां से आएगी? It will be having income from number 1 all revenues received by the government, नंबर 1 ऑल रेवेन्यूज, यानी कि टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्स, जब सरकार टैक्स लगाती है वो रेवेन्यू, इनकम है उनका। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। नंबर 2 लोन्स टेकन, नंबर 2 लोन्स टेकन। नंबर 3 interest from the loans given. Number 3 interest from the loans given. Number 4 income from PSUs.
income from PSUs. फिर नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 68. सेक्शन 68. There shall be a public account of UT of J&K. There shall be a public account of UT of J&K. UT of J&K, which will be in the control of Government of J&K UT. Which will be in the control of Government of J&K UT. Government of J&K UT, and it will be having income from number 1, small saving accounts. Number 2, provident funds. Number 3, pensions. Number 4th, disinvestments. For section 69. Section 69. So we can get, there will be a contingency fund of UT of J&K. There will be a contingency fund of UT of J&K. Which will be there under the control of Lieutenant Governor LG. And its income will be drawn from consolidated fund of J&K UT. Its income will be drawn from consolidated fund of J&K UT. ट्रांसफर इनकम्स होते हैं ना सर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई सैलाब वैलाब आ गया तो दूसरा मुल्क आपको पैसे देता है उसको। पहली बात, स्टेट डायरेक्टली दूसरे मुल्क से पैसा नहीं ले सकता, स्टेट हो या यूटी हो। पहली बात कर रहे थे ना सर, कंट्री। हाँ चलो कंट्री, वो ठीक है। उस वक्त वो फंड किस पे आता है? कौन सा? आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। देखो एक तो आता, कौन सा फंड फिर से बताओ? ट्रांसफर इनकम सर, ट्रांसफर इनकम जिसके बदले आपको कुछ नहीं देना पड़ता वापस। तो वो आपके लिए क्या है? दैट इज नॉट अ लोन, ठीक है। वो आप गवर्नमेंट को देते हो डायरेक्टली, ठीक है, जो हैंडल कर रही है अभी कंट्री को, अब समझ लो। तो वो यहाँ पे हम देखते नहीं है एक्चुअली, वो एक लोन ही, इट्स टाइप ऑफ दैट। अब देखो फॉर एग्जांपल, अभी आप हो सरकार में, आप सीएम हो, कल को ये थे, आपकी जान पहचान अलग, आपकी दोस्तियां अलग, इनकी दोस्तियां अलग, आपको फेस को देख के आपके पैसे मिलते हैं, है कि नहीं? मान लो कि जब ये पीएम थे इंडिया के, तो इनकी इतनी जान पहचान नहीं थी, तो इनको ज्यादा मिलता भी नहीं था हेल्प, दैट इज हेल्प एक्चुअली फ्रॉम अदर कंट्री। हेल्प कौन करता है? फ्रेंड, है ना? तो आपने बना के रखी है, तो आपको मिल रहा है वहां से, सो आपके पर्सनल फेस पे मिल रहा है ना आपको, है कि नहीं? तो डायरेक्टली फिर गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी सेक्शन 73। सेक्शन 73। सेक्शन 73 किसके साथ डील करता है? ये कहता है कि यहां पे प्रेजेंट रूल लगेगा। पहली बात, ये यूटी है, वैसे ही ये उन्हीं के अंडर है, बट यहाँ पे लेजिस्लेचर है। यानी कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि स्टेट लिस्ट पे यहाँ पे अपनी सरकार लॉज बनाती है विदाउट टू प्रोविजंस हमने कल देखे थे, क्या था? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। लेकिन जो बाकी मैटर स्टेट लिस्ट में, उस पर कौन कानून बनाएगा? यहाँ का यूटी गवर्नमेंट।
लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया, एलजी को लगा कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से यूटी रन नहीं हो रही है, यहां पे सही से काम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट रूल लगवाएगा यहां पे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो बाकी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे उस पर भी अब कौन बनाएगा लॉ, सेंटर बनाएगा। यहां का लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता, उसी के प्रेसिडेंट्स रूल। तो वो कौन बताता है, सेक्शन 73। सो आई मेंशन इनटू दिस सेक्शन, it deals with the president rule. It deals with the president rule in case of failure of constitutional machinery, in case of failure of constitutional machinery in the J&K UT. In the J&K UT. ये कौन सा पार्ट था, पार्ट नेक्स्ट ली पार्ट 8 जो पार्ट है ये किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट। और सेक्शंस इसमें कौन कौन से आते हैं, इट कंटेन्स सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 78 तक, सेक्शन 75 टू सेक्शन 78। इसमें हमारे लिए एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ये 75 खुद। ठीक है, 75th सेक्शन क्या कहता है हमसे कि JNK-UT में एक हाई कोर्ट है, लेकिन ये हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट रहेगा JNK-UT के लिए भी और लद्दाख यूटी, उनके लिए अलग हाई कोर्ट नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज ऑफ JNK एज वेल एज लद्दाख। तो दैट इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 75। जो बाकी इसमें सेक्शन है वही कह रहे हैं कि जज कैसे आएंगे, या फॉर एग्जांपल खर्चा कैसे आएगा। मान लो कि जज को सैलरी देनी है, अब ऐसा नहीं है ना कि JNK में हाई कोर्ट है तो सारा पैसा JNK देगा जज को, तो वही बाकी सेक्शन में वही हिस्सा कैसे होगा, लद्दाख से कितना पैसा, मान लो एक जज की सैलरी 1.5 लाख रुपए है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उस जज की पूरी सैलरी JNK-UT देगा 1.5 लाख का 1.5 लाख, क्योंकि वो जज किसका भी है, लद्दाख का भी है। तो फिर बाकी सेक्शन में वही लिखा कि हिस्सा कैसे होगा, लद्दाख कितना देगा। तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल, बट ओनली वन सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट फिर से बनता है, दैट देयर इज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज, यूटी ऑफ JNK एज वेल एज यूटी ऑफ लद्दाख। सो वी राइट इन द सेक्शन 75, it mentions that there shall be a common high court. There shall be a common high court of UT of J&K, common high court of UT of J&K, UT of J&K and UT of Ladakh. इसके बाद नेक्स्ट इज सेक्शन दिस पार्ट पार्ट 9।